आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ेंगे असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु। आप लोगों ने पढ़ा है कि जब व्हीटस्टोन सेतु होता है तो P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस लगाते हैं, लेकिन व्हीटस्टोन सेतु होने की कंडीशन क्या बताई थी? उन्होंने चार प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में इस तरीके से संलग्न किया था। उन्होंने समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में चार प्रतिरोधों को इस तरीके से संलग्न किया था। ऐसे हमने इस प्रतिरोधों का नाम दे दिया P, Q, R, S और एक विकर्ण से उन्होंने धारा मापी जोड़ा था गैल्वेनोमीटर G, और एक विकर्ण जो ये है ये बाहर से उन्होंने बैटरी जोड़ी थी और उन्होंने बताया था कि अगर बैटरी से धारा दिए जाने के बाद भी जो ये पॉइंट है, कुछ भी नाम दे दे C, D, इनके बीच कोई भी धारा नहीं जा रही है, मतलब जो गैल्वेनोमीटर है उसमें विक्षेप है सुई का वो बिल्कुल नहीं है, जीरो है। अगर कहा जाए धारा मापी का विक्षेप शून्य है तो उन्होंने कहा कि ये जो सेतु है ये संतुलन की स्थिति में होगा, बैलेंस्ड होगा। और इन्होंने कहा कि C और D के बीच विभवांतर है वो शून्य होगा। C और D इन दोनों बिंदुओं के बीच उन्होंने बोला था कि जो विभवांतर है, वोल्टेज डिफरेंस है, इसकी वैल्यू शून्य होगी। अगर ऐसा होता है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये बैलेंस्ड कंडीशन पर है। और इसमें फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम? इसमें फॉर्मूला लगाते हैं P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस। कब? जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। तो या हम ऐसा भी बोल सकते हैं उल्टी बात इसी की तरफ से कि अगर इस तरह का कोई भी परिपथ आपको दिख रहा है और उस परिपथ में P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस हो तो ये जो ब्रिज है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। हमने कहा जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस ये बात अप्लाई, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है इसमें, तो हम कह सकते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। और ऐसे को प्रतिरोध टोटल निकालने के लिए हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते थे, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते थे, बीच में कोई भी प्रतिरोध लगा हो उसमें धारा ही नहीं जा रही होती थी तो उससे कोई लेना ही देना नहीं है, इसको आपस में समांतर क्रम में जोड़ देते थे। ऐसे हम उस परिपथ को हल कर लेते थे। लेकिन अगर ये व्हीटस्टोन नहीं है, मतलब सबसे पहली शर्त P अपॉन क्यू इज नॉट इक्वल टू R अपॉन एस, और तब आपसे कहा जाए कि इन बिंदुओं के बीच में टोटल रेजिस्टेंस, टोटल प्रतिरोध निकालो, तो आप किस तरीके से करेंगे? मतलब अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, मतलब बीच वाले भाग में भी धारा जा रही है, इन C व D बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य नहीं है, तो फिर हम उस समय किस तरीके से इसको हल करेंगे? इसको हम लोग चलो एक क्वेश्चन उठाते हैं और उस क्वेश्चन से देखते हैं कि हम इसको कैसे हल करेंगे। तो चलिए हम एक सवाल ले रहे हैं, एक प्रश्न ले रहे हैं और इस प्रश्न से हम आपको बता रहे हैं कि उसको हम किस तरीके से हल करेंगे। जैसे ये प्रश्न आपको दिया गया है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे R है, इस जगह पर 2R है और यहाँ पर 2R है और यहाँ पर R है और इस जगह पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R। ये बिंदु है A और ये बिंदु है B, ऐसे कुछ भी नाम दिया है C, D, और आपसे बोला जाए कि A और B के बीच आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना है, कुल प्रतिरोध बताना है इस परिपथ में। तो सबसे पहले तो आप जैसे इस तरह का चित्र देखते हो तो एक बात करते हो कि P अपॉन क्यू और R अपॉन एस दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो आपने जब देखा P अपॉन क्यू, तो P अपॉन क्यू क्या है? R अपॉन 2R, तो आपने देखा इसका मान आया 1/2। और फिर आपने देखा R अपॉन एस, तो जब आपने देखा R अपॉन एस तो आया 2R अपॉन R, ये भी आपने देखा कि निकल कर आया 2। तो आप देख रहे हो ना P अपॉन क्यू इज नॉट इक्वल टू R अपॉन एस। P अपॉन क्यू की वैल्यू 1/2 है और R अपॉन एस की वैल्यू 2 है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये सेतु संतुलन की स्थिति में नहीं है। जो यहाँ से धारा जाएगी वो धारा
ऐसे होकर इसमें भी जा रही है, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य नहीं है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? एक मेथड होता है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अगर कभी कुछ प्रतिरोध डेल्टा की फॉर्म में लगे हों, उन प्रतिरोधों को हम स्टार फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो इतना भाग जो है, यहाँ से ये A और ये ऐसे R और यहाँ पर ये C, ये R और ये 2R, इतना भाग जो ये इस तरह से है, इस भाग को हम बोलते हैं डेल्टा। ये हमने इसके अंदर लिख दिया, इतना भाग ये कहलाता है डेल्टा। और इसको जब हम इस रूप में बदल लें, इन दोनों को RA ऐसे नाम दे दिया हमने, RA, कुछ भी नाम दे दें, R1 R2 R3 नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम यहाँ पे दे दिया हमने। सपोज दैट हमने नाम दे दिया RA, और इन दोनों के बीच के जो भाग है उसका नाम दे दिया हमने RB, और इन दोनों के बीच का जो वैल्यू है उसका नाम दे दिया RC। ये पॉइंट यहाँ पर C यहाँ से जुड़ेगा, ये पॉइंट D। इस रूप को हम इस रूप में बदले अगर, तो कैसे बदलते हैं हम? RA और RB और RC का मान आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है वो है RA, और RA का मान होगा इन दोनों रेजिस्टेंस R इंटू 2R बटे ये तीनों रेजिस्टेंस R प्लस 2R, तो इक्वल टू 2R स्क्वायर अपॉन 4R। एक R कैंसिल, 2 दूनी 4, तो R अपॉन 2। RA की वैल्यू क्या निकल कर आ गई? R अपॉन 2। अब इसी तरीके से हम देखेंगे RB, तो RB की वैल्यू क्या आ जाएगी? RB इक्वल टू, RB किधर है? ये इन दोनों के बीच का, तो R इंटू R अपॉन R प्लस 2R, तो ये है R स्क्वायर अपॉन 4R। एक R कैंसिल, तो RB की वैल्यू आ गई R अपॉन 4R। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे RC। RB निकल आया, ये क्या निकल कर आया था? R/2। अब हम जब RC निकालेंगे तो RC इक्वल टू, अब RC कहाँ है? इन दोनों के बीच, तो 2R इंटू R अपॉन, ये फिर से क्या आ जाएगा? 4R, 2 2 4, तो ये क्या निकल कर आ गया? R/2। तो जो इतना रूप था इसका, वो किस रूप में बदल कर आ गया? इस रूप में। तो अब जो नया स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आएगा, हम आपको बता रहे हैं इसी जगह पर, इस तरीके से अटैच करके। किस तरीके से हम देखेंगे? हमने ये RA का मान आपने देख लिया, क्या आया है निकल कर RA की वैल्यू, यहाँ हमने लिख दिया R/2। आपने देखा RB की वैल्यू क्या निकल कर आई है? R/R, ये कितना? एक R कट गया, तो ये कितना निकल कर आया है? R/4। तो यहाँ पे हमने RB की वैल्यू क्या लिख दी है? R/4। और ये RC की वैल्यू कितनी निकल के आई है? R/2। आपने देखा RA निकल के आया है R/2, RB निकल के आया है R/4 और RC की वैल्यू आई है R/2। अब इसे जब हम इस फॉर्म में अटैच करेंगे तो ये क्या आएगा? ये स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल इसके बराबर ही बना रहे हैं। आप देखिएगा इतना रूप किस फॉर्म में बदल कर आ जाएगा। ये बिंदु है A, आपने देखा था, और इतना भाग अब ये RA है R/2, और इसके बाद ये आपने देखा ये RB कितना निकल के आया है? R/4, और इधर है RC, क्या है? R/2। ये बिंदु कितना है? C, और ये कितना है? D, और ये C बिंदु से ये कितना अटैच था? ये C तो इसी में इंक्लूड है, तो आपने देखा ये इसके बीच में कितना अटैच था? 2R, और यहां पर इससे कितना जुड़ा हुआ है?
R, इससे कितना जुड़ा हुआ है R, यहाँ पे ये कितना है B। अब इतना आपका स्ट्रक्चर बनकर आ गया। इस स्ट्रक्चर को ये पूरा आपका इस रूप में बदल गया। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया, आप खुद इसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। चलिए हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल करेंगे। यहां से आए, ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम का इनका हमने कुल प्रतिरोध नाम दे दिया R1। तो R1 क्या है, R/4 + 2R, तो ये हो गया 4R + 8R, तो R1 आ गया 9R/4, और इन दोनों का रिजल्टेंट हमने नाम दे दिया R2। तो R/2 + R, तो 2R + 2R, तो इसकी वैल्यू आ गई 3R/2। और ये दोनों आपस में किस क्रम में है, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में। तो जब ये समांतर क्रम में है तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध है 1/R1, तो 9R/4 + 1/R2, 3R/2। इसको कह दो R', तो 4/9R + 2/3R, इन दोनों का एलसीएम लिया हमने 9R, ये है 4 प्लस ये वैल्यू कितनी दी गई है इनके बीच में, 3 दूनी 6, तो 10/9R। इसको पलट दो, R' की वैल्यू आ गई 9R/10। अब इतने पूरे का मान निकल कर आया आपका 9R/10। अब फाइनल जो स्ट्रक्चर है वो कितना आ गया, फाइनल स्ट्रक्चर ये है A, और ये लगा हुआ है R/2, कितना है R/2, और यहाँ पे कितना आ गया 9R/10, तो ये है 9R/10। सारा जो स्ट्रक्चर इतना बड़ा सा दिया गया था, अब कितना छोटा हो गया, इतना सा 9R/10। अब ये दोनों किस क्रम में है, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम। तो अब इनको कैसे हल करेंगे, इन टोटल की, इस टोटल की वैल्यू हमने A और B के बीच है तो हमने नाम दे दिया RAB, टोटल वैल्यू कुछ भी दे दे, R', R', कुछ भी नाम दे दे, कुल प्रतिरोध है RAB, A और B के बीच का है तो हमने RAB कह दिया। R/2 + 9R/10, तो ये हो गया 10, 5R + 9R, तो RAB = 14R/10, तो ये आ गया 7R/5। क्या आ गया, 7R/5। ये क्या आ गया, कुल प्रतिरोध। आपने देखा कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड कंडीशन पे है तो उसको पहले डेल्टा फॉर्म से स्टार फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। थैंक्स हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।